नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube वीडियो में। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। संवाद सेतु का अध्याय है साक्षात्कार लेने की कला। कि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी बातों का हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको साक्षात्कार के बारे में सामान्य जानकारी। साक्षात्कार, जिसे हम अंग्रेजी में अक्सर इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू का नाम आपने बहुत सुना होगा कि उसका इंटरव्यू है, वो नौकरी की तैयारी कर रहा है, नौकरी में भी इंटरव्यू होता है। देखो, इंटरव्यू होता क्या है, साक्षात्कार होता क्या है। इंटरव्यू या साक्षात्कार का मतलब होता है आमने सामने बैठकर जो हम सवाल जवाब करते हैं। एक व्यक्ति इंटरव्यू लेता है, दूसरा इंटरव्यू देता है, यानी एक सवाल पूछता है, दूसरा उनके जवाब देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरव्यू कहा जाता है। प्रकारों के बाद में हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले देखो सामान्य जानकारी देखो आप इंटरव्यू के बारे में, साक्षात्कार के बारे में। इंटरव्यू कहा जाता है इसे। शाब्दिक अर्थ है इसका साक्षात कराना या साक्षात करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसके भावों और विचारों को जानना ही साक्षात्कार है। यानी किसी व्यक्ति विशेष से जब हम साक्षात मिलकर आमने सामने बैठकर और सवाल जवाब करते हैं और उसके माध्यम से व्यक्ति के भावों या उसके विचारों को जानते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? साक्षात्कार कहलाती है। परीक्षा में पूछा जाए साक्षात्कार किसे कहते हैं, तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका साक्षात कराना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसके भावों और विचारों को जानना ही साक्षात्कार कहलाता है। रेडमा हाउस ने परिभाषा जो दी है साक्षात्कार की, वो देखो। साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु या टीवी पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्रित करता है, उसे साक्षात्कार कहते हैं। रेडमा हाउस ने ये परिभाषा दी है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या किन्हीं व्यक्तियों से यानी ज्यादा व्यक्तियों से मिलकर और उनसे सवाल जवाब के आधार पर सामग्री एकत्रित करता है टीवी पर प्रसारण हेतु या समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु, तो उसे क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है। फिर देखो, साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद होता है। संवाद यानी हम जो आपस में बातचीत करते हैं वो संवाद कहलाता है। तो साक्षात्कार का प्रमुख आधार क्या हो गया? संवाद। यानी संवाद के बिना साक्षात्कार पॉसिबल नहीं है। जितने प्रभावी संवाद होंगे उतना ही प्रभावी साक्षात्कार होगा। यानी अपनी बातचीत आपस की जितनी प्रभावी होगी उतना ही प्रभावी अपना साक्षात्कार होगा। संवाद की शैली व भाषा साक्षात्कार के प्राण होते हैं। किसी भी साक्षात्कार के प्राण क्या होते हैं? संवाद की शैली और भाषा। यानी संवाद में हम कौन सी शैली का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सरल भाषा का, सरल शैली का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो साक्षात्कार बहुत ही अच्छा होगा। फिर देखो, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर क्या कहते हैं इंटरव्यू के बारे में? वो कहते हैं इंटरव्यू से आशय है अंतरव्यू है। इंटरव्यू से आशय वो बताते हैं अंतरव्यू है। अंदर ही अंदर कोई व्यू है, रचना हम करते हैं, उसे अंतरव्यू है कहते हैं। वो आगे ये कहते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कि मेरा भाव यह है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर में यानी हृदय में एक व्यूह रचना करते हैं। मतलब यह है कि दूसरा उसे बचा न सके जो हम उससे पाना चाहते हैं। यह एक तरह का युद्ध है और इंटरव्यू हमारी रणनीति है या व्यूह रचना है। देखो क्या होता है, जैसे कोई महान व्यक्ति है, उससे हमें साक्षात्कार करना है और उससे बहुत कुछ हमें पूछना भी है, तो हम इस प्रकार से साक्षात्कार लें कि वो अपनी कोई बात छुपा न सके। तो इस संदर्भ में ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये कथन है। आजकल आपने देखा भी होगा टीवी पर, मतलब तरह तरह से पत्रकार सवाल पूछते हैं महान व्यक्तियों से, हस्तियों से। वो उनसे उगलवा ही लेते हैं जो उनके मन में होता है, जो उनके हृदय में होता है, आखिरकार वो उनसे उगलवा लेते हैं। तो ये उनका कथन था। साक्षात्कार का मुख्य अर्थ यही मानो आप कि जब सामने वाले से साक्षात्कार मिलकर और सवाल जवाब के आधार पर सामने वाले के भावों या विचारों को हम जानते हैं, उसे साक्षात्कार कहते हैं। इसमें देखो दो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, एक तो कर्ता, साक्षात्कार कर्ता, और एक दाता, साक्षात्कार दाता। कर्ता कौन होता है, दाता कौन होता है? साक्षात्कारकर्ता से आशय है साक्षात्कार
लेने वाला पत्रकार या लेखक, और साक्षात्कार दाता का मतलब होता है साक्षात्कार देने वाला। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के इतिहास की, कि साक्षात्कार कब से लिखा जाने लगा, किस किस प्रकार ये वर्तमान स्वरूप में आया। देखो, संवाद को प्राचीन ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में जितने भी संवाद हुए हैं उनको ही साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में अनेक संवाद आए हैं जिन्हें साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। हम अगर संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उनमें अनेक ऐसे संवाद आए हैं जो दो व्यक्तियों के बीच दिखाए गए हैं, उन संवादों को हम साक्षात्कार का प्राचीन रूप मान सकते हैं। देखो कौन कौन से संवाद आए अपने संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में। नचिकेता यम संवाद, मृणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद, कृष्ण अर्जुन का संवाद, रामायण और महाभारत में है ये। भरत आत्रेय संवाद, गौतम सत्यकाम संवाद आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जाते हैं। यानी प्राचीन ग्रंथों में हमने देखा कि दो व्यक्तियों के बीच संवाद जो दिखाया गया है, उन्हीं संवादों को हम साक्षात्कार का प्राचीन रूप मानते हैं। पाश्चात्य देशों में 18वीं सदी से काल्पनिक संवादों का लेखन व प्रकाशन होने लगा। पश्चिमी देशों में भी 18वीं सदी से काल्पनिक संवादों का लेखन होने लगा। हिंदी गद्य के विकास के साथ ही इस विधा का विकास हुआ, जो कि पत्रकारिता के अंग के रूप में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रचलन में आया। हिंदी गद्य के विकास के साथ इस विधा का भी विकास हुआ। हिंदी गद्य का विकास कौन से काल में हुआ? भारतेंदु युग में हुआ था। आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा होगा। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का विकास हुआ था और उसी के साथ इस विधा का भी विकास हुआ। और पत्रकारिता के एक अंग के रूप में, जिस अंग के रूप में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, इस अंग के रूप में ये 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रचलन में आया। 20वीं सदी की शुरुआत से यह प्रचलन में पत्रकारिता के एक अंग के रूप में आया। तो यह था साक्षात्कार का इतिहास। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार के प्रकार की। साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? साक्षात्कार मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है रोजगार या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। जैसे आपने सुना होगा कि आरएएस के लिए साक्षात्कार होता है, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। यानी नौकरी प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र में हम जा रहे हो। जैसे कई आपने सुना होगा विदेश में जो नौकरी करने के लिए जाते हैं उनके पहले इंटरव्यू होते हैं। तो पहला भेद तो है वो, यानी किसी रोजगार की प्राप्ति के लिए या किसी परीक्षा के लिए जो साक्षात्कार आयोजित किया जाता है वो। दूसरा भेद है इसका जनसंचार माध्यमों के लिए साक्षात्कार, जिसका हम अध्ययन अभी करेंगे। यानी अपने समाचार पत्रों के लिए या रेडियो के लिए, टीवी के लिए जो इंटरव्यू लिए जाते हैं और वो प्रसारित किए जाते हैं, वो दूसरा प्रकार है। और इसमें भी कौन से 2 भेद हो गए? जनसंचार माध्यमों के लिए साक्षात्कार है, उसके 2 भेद हो गए। एक तो मुद्रित माध्यमों हेतु, मुद्रित माध्यम कौन से? समाचार पत्र, पत्रिकाएं। फिर है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों हेतु। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हेतु है, उनमें 2 हैं, एक तो रेडियो हेतु इंटरव्यू और एक टीवी हेतु इंटरव्यू। अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अब हम मुद्रित माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार लिखे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे कि मुद्रित माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार लिखे जाते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। मुद्रित माध्यम कौन से होते हैं? आप सबको पता होना चाहिए, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मुद्रित माध्यम होते हैं। यानी जो छपकर हमारे पास आते हैं उन्हें हम मुद्रित माध्यम कहते हैं। देखो, मुद्रित माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उनमें पत्रकार टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग कर सकता है। पत्रकार टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग क्यों कर सकता है? क्योंकि जैसे मान लो जिस महान व्यक्ति का साक्षात्कार वो ले रहा है तो जरूरी नहीं कि वो बोलेगा वैसे वैसे वो लिख सकता है। कई बार क्या होता है, सामने वाला जो साक्षात्कार देने वाला होता है वो जल्दी जल्दी बोलता है, तो वो सारी बातें हम सुन नहीं सकते और लिख नहीं सकते एक साथ। तो इसके लिए टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग किया जा सकता है, ताकि बाद में उस वीडियो को या उस ऑडियो को सुनकर या देखकर फिर से उसे संपादित किया जा सके। इसके लिए टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी विशेषता इसकी है, इस प्रकार के साक्षात्कार में सुधार की पूरी संभावनाएं होती हैं। सुधार की संभावनाएं कैसे होती हैं कि जैसे मान लो किसी का साक्षात्कार पत्रकार ने लिया, किसी महान जैसे वैज्ञानिक का या महान
कोई आविष्कारक है उसका साक्षात्कार लिया और उसके बाद वो समाचार पत्र के मुख्यालय पर आता है, ऑफिस में आता है, कार्यालय में आता है और उसके बाद उसमें सुधार कर सकता है, जहां कोई गलती हो गई हो उसे सुधार करके और बाद में प्रकाशित कर सकता है। देखो टीवी के लिए जो हम साक्षात्कार पढ़ेंगे, रेडियो के लिए जो साक्षात्कार हम पढ़ेंगे, उनमें इस प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं होती क्योंकि वो लाइव चलते हैं, लेकिन इनमें सुधार की संभावनाएं रहती हैं। यानी कोई गलती हो भी जाती है साक्षात्कार के समय तो उसे वापस सुधारा जा सकता है। इस प्रकार के साक्षात्कार की भाषा सरल या विषयानुसार क्लिष्ट हो सकती है क्योंकि इन्हें पढ़ने वाला व्यक्ति साक्षर अवश्य होता है। देखो समाचार पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति साक्षर तो होता ही है, इसके लिए इसकी भाषा है वो वैसे सरल ही रखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी जैसे कोई वैज्ञानिक विषय पर, विज्ञान के विषय पर साक्षात्कार लिया जा रहा है तो उसके विषय के अनुसार ये इसकी भाषा क्लिष्ट भी हो सकती है। इसमें वर्णनात्मक शैली भी अपनाई जा सकती है। वैसे साक्षात्कार में प्रश्नोत्तर शैली अपनाई जाती है, पहले प्रश्न फिर उत्तर, फिर प्रश्न फिर उत्तर, लेकिन अगर चाहे तो पत्रकार या संपादक इसमें वर्णनात्मक शैली भी अपना सकता है। फिर अगली विशेषता इसकी है, इसे एक से अधिक बार पढ़ा जा सकता है। समाचार पत्र अपने पास रहता है, इसे हम कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। टीवी और रेडियो में ये सुविधा नहीं होती, उसमें एक बार जो लाइव चलता है उसको जो देख लेता है वो देख लेता है, लेकिन अगर कोई इसे दोबारा देखना चाहिए या उसको कोई बाद में देखना चाहिए तो ऐसा उसमें संभव नहीं है। फिर है इसमें वेशभूषा व शारीरिक गतिविधियों का कोई महत्व नहीं होता। देखो ये जो मुद्रित माध्यम के लिए साक्षात्कार होता है ये छपकर हमारे पास पहुंचता है, लाइव इसे नहीं चलाया जाता, इसलिए इसमें शरीर की गतिविधियां कैसी चल रही हैं, साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले के हाव भाव कैसे हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, इसका कोई महत्व नहीं होता। जबकि टीवी में इन सब का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कई बार क्या होता है, जैसे कोई महान वैज्ञानिक है उसको समय नहीं है साक्षात्कार देने के लिए, तो उसके संदर्भ में क्या अपनाया जाता है। देखो इस प्रकार के साक्षात्कार में कई बार साक्षात्कार दाता को प्रश्न लिख कर दे दिए जाते हैं जिनका उत्तर लिख कर वह भेज देता है और फिर उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कोई महान व्यक्ति है उसको समय नहीं है साक्षात्कार देने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, उसको प्रश्न लिख कर दे देते हैं कि इन प्रश्नों का आप उत्तर लिखकर भेज देना और फिर उसको संपादित समाचार पत्र में कर देते हैं। तो ये मुद्रित माध्यमों हेतु साक्षात्कार हैं। अब हम मुद्रित माध्यम के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए जो साक्षात्कार लिखे जाते हैं उनके बारे में देखो कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आपको पता है रेडियो एवं टीवी प्रमुख रूप से हैं। देखो रेडियो या टीवी के लिए किए जाने वाले साक्षात्कारों में तकनीकी पक्ष महत्वपूर्ण होता है। यानी रेडियो और टीवी है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसलिए टेक्नोलॉजी जो इसका पक्ष है, तकनीकी पक्ष है, उसका इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये लाइव होते हैं इसलिए कर्ता व दाता को अपनी भाषा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रेडियो और टीवी पर प्रसारित होने वाले साक्षात्कार लाइव होते हैं इसलिए इसमें कर्ता और दाता कौन, साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला, दोनों को अपनी भाषा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई अभद्र भाषा का प्रयोग इन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्हें लाइव सुना जाता है, इसमें सुधार की बात में कोई संभावना नहीं है। जो बोला गया वो सब सुन लेते हैं लाखों करोड़ों लोग। इसके बाद देखो टीवी में साक्षात्कार के समय वेशभूषा व शारीरिक गतिविधियों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि टीवी में हम दिखाई भी हमें देता है, इसलिए कोई इस प्रकार की वेशभूषा उनको नहीं पहननी चाहिए साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले को, कि वो वेशभूषा कोई अभद्र हो, अश्लील हो, इस प्रकार की वेशभूषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। और उनकी शारीरिक गतिविधियां भी सही होनी चाहिए, जो अच्छी लगे बुरी नहीं लगे इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आवाज की गति, तीव्रता, उच्चारण, माइक्रोफोन की निश्चित दिशा व स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। यानी अगर इस साक्षात्कार के दौरान जैसे माइक्रोफोन है या कोई माइक है, उसकी निश्चित दिशा और स्थिति का ध्यान नहीं रखा तो जो बोल रहे हैं वो बाद में जनता को सुनाई भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो कि वो बोलते रहे और वो किसी को सुनता भी नहीं रहे। तो ध्यान रखना चाहिए कि माइक्रोफोन है, उच्चारण है, गति है, वॉल्यूम है, इन सब का ध्यान रेडियो और टीवी के साक्षात्कार में विशेष रूप से रखा जाता है। ये तकनीकी पक्ष होता है वैसे साक्षात्कार का, इसका महत्वपूर्ण स्थान भी होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें समय सीमा होती है।
टीवी और रेडियो पर प्रसारित होने वाले साक्षात्कार की एक निश्चित समय सीमा होती है, इसलिए इसे उस निश्चित समय सीमा में ही पूर्ण करना आवश्यक होता है। अगर पूर्ण नहीं किया गया तो भी वो उतनी देर तक ही चलेगा। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषा इसकी सरल व स्पष्ट इसलिए होनी चाहिए कि रेडियो और टीवी सुनने और देखने वाले लोग निरक्षर भी होते हैं, इसलिए इनकी भाषा यथासंभव जितनी संभव हो उतनी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर भी यथासंभव छोटे होने चाहिए, ताकि देखने वालों के मन में और सुनने वाले के मन में जिज्ञासा बनी रहे। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों हेतु साक्षात्कार किस प्रकार लिखे जाते हैं, कौन सी इनमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अब हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें से अक्सर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, वो है अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण। साक्षात्कार लेने वाले में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो एक अच्छा साक्षात्कार ले सके। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। या तो पूछ लिया जाता है कि अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण कौन से होने चाहिए, या फिर कि अच्छा साक्षात्कार कैसे लें, या अच्छा साक्षात्कार लेने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है, कौन से गुणों का सहारा लिया जा सकता है। यानी प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न का उत्तर यही रहेगा, भाषा शैली चेंज जरूर हो सकती है। तो देखो, अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन से गुण होने चाहिए जो एक अच्छा साक्षात्कार ले सके। सबसे पहला गुण होना चाहिए उसमें नम्रता, जिज्ञासा, वाक योग्यता, भाषा पर अधिकार, सुनने का धैर्य व व्यवहार कुशलता जैसे गुण होने चाहिए। नम्रता होनी चाहिए बातचीत करने में, जिज्ञासा जानने की इच्छा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ नया जानने की इच्छा, वाक योग्यता बात करने की योग्यता होनी चाहिए, बोलने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, भाषा पर अधिकार, भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, सुनने का धैर्य, सामने वाला जब उत्तर दे रहा है तो उस उत्तर को चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सुनने का धैर्य होना चाहिए, उस बात को उसको पूरा सुनना चाहिए। और व्यवहार कुशलता जैसे गुण एक साक्षात्कारकर्ता में होने चाहिए। फिर है विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। जिस विषय पर साक्षात्कार लेने जा रहा है पत्रकार, उस विषय की उसे गहरी समझ होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेने जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में भी पूरा ध्यान होना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है और कौन कौन सी इसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। फिर है बौद्धिक कुशलता व तत्काल प्रश्न गढ़ने की कला होनी चाहिए। देखो, अमूमन क्या होता है कि पत्रकार प्रश्न लिख कर ले जाता है कि ये प्रश्न मुझे उस व्यक्ति से पूछकर आने हैं, इनका उत्तर हमें निकलवाना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कोई उत्तर देता है, उस उत्तर में से कोई प्रश्न निकलता है, तो वो तत्काल प्रश्न गढ़ने की कला भी उसमें होनी चाहिए। फिर है साक्षात्कार को विषय पर केंद्रित रखने की कला होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि टॉपिक स्टार्ट तो होता है कोई विज्ञान के विषय से और खत्म होता है वो क्रिकेट के विषय पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी जिस विषय पर साक्षात्कार लेना है उस विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। इस प्रकार की कला भी उसमें होनी चाहिए। फिर है शीघ्र लिपि, जिसे शॉर्ट हैंड कहा जाता है, का ज्ञान होना चाहिए। हमने अध्ययन किया था शुरू में कि टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग कर सकता है पत्रकार, लेकिन कई बार क्या होता है कि टेप रिकॉर्डर या कैमरे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो किसी कारण हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो शीघ्र लिपि का हमें ज्ञान होना चाहिए, यानी जल्दी जल्दी लिखने का हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो जो उत्तर देने वाला महान व्यक्ति है वो दोबारा कभी उत्तर नहीं बोलता है, इसलिए एक बार ही वो उत्तर बोलता है। तो हमें उसको लिखने का ज्ञान भी होना चाहिए जो पत्रकार साक्षात्कार लेने जा रहा है। फिर है मनोविज्ञान का ज्ञान हो और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला होनी चाहिए। कई बार साक्षात्कार लेते समय बातचीत बिगड़ जाती है, तो अगर परिस्थितियां बदल जाती है तो परिस्थितियों के अनुरूप फिर बातचीत को घुमा देना या मोड़ देना, इस प्रकार की कला भी साक्षात्कारकर्ता में या पत्रकार में होनी चाहिए। फिर है साक्षात्कार देने वाले के अंदर से बात निकलवाने की कला होनी चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है कि महान जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ रहस्यपूर्ण बातें होती हैं वो नहीं बताते हैं, तो वो रहस्यपूर्ण बातें उनकी हृदय से निकलवाने की कला भी एक साक्षात्कारकर्ता में होनी चाहिए। तो ये सारे गुण हैं, इन गुणों को अपनाकर हम एक अच्छा साक्षात्कार लिख सकते हैं और ये सारे गुण एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में होने चाहिए। अब हम वीडियो के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं और बात करते हैं साक्षात्कार के नए स्वरूप की।
साक्षात्कार वर्तमान में किस स्वरूप में बदलता जा रहा है? देखो, साक्षात्कार जन समूह से बात करने का माध्यम बन गया है। आजकल जो साक्षात्कार लिया जाता है वो जन समूह से भी, मतलब जैसे कोई जनता का समूह है तो उसमें से जैसे मतलब चुनिंदा 10 या 15 व्यक्तियों से पत्रकार बात करते हुए हम कई बार समाचारों में देखते हैं, वो भी साक्षात्कार का एक नया रूप है। दूसरा, संवाददाता सम्मेलनों में पत्रकार सवाल पूछते हैं, संवाददाता सम्मेलन आयोजित करते हैं और उनमें पत्रकार नेताओं से, अधिकारियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकाधिक यानी एक से अधिक व्यक्तियों से सवाल पूछकर उनकी लाइव प्रतिक्रियाएं दिखाई जाती है। यानी एक से अधिक व्यक्तियों से जो वहां मौजूद नहीं है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर और फिर उनकी लाइव प्रतिक्रियाएं दिखाई जाती है। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर को जोड़ लिया, उधर वीरेंद्र सहवाग को जोड़ लिया, सौरव गांगुली को जोड़ लिया, तीनों से एक साथ प्रश्न पूछते हैं। कभी उनकी लाइव प्रतिक्रिया दिखाई जाती है, कभी उनकी दिखाई जाती है, कभी उनकी दिखाई जाती है। तो ये भी एक नया स्वरूप है साक्षात्कार का। फिर है देखो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में समाचारों की विश्वसनीयता के लिए संबंधित नेता या अधिकारी से भेंट वार्ता की क्लिपिंग या बाइट उसे विश्वसनीयता प्रदान की जाती है। क्लिपिंग या बाइट किसे कहते हैं? जैसे मान लो किसी समाचार को विश्वसनीयता प्रदान करनी है तो उस समाचार से संबंधित जो नेता या अधिकारी होता है उससे हम भेंट करते हैं और उस दौरान जो बातचीत होती है उस समाचार के संबंध में उसकी क्लिप बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसको क्लिपिंग या बाइट कहा जाता है और उसके माध्यम से हम उस समाचार को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी देखो, ये साक्षात्कार के नए स्वरूप हैं। इसके अलावा भी देखो, वर्तमान समय में साक्षात्कार का स्वरूप है वो और ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है। जैसे मान लो कोई अधिकारी है, कोई नेता है या कोई अभिनेत्री है, अभिनेता है, कोई क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, तो उनको जैसे हवाई अड्डों पर पकड़ लिया या चलती गाड़ी में पकड़ लिया या किसी कार्यक्रम में जब वो उपस्थित होने आया तब उसको पकड़ लिया और उससे किसी ज्वलंत मुद्दे पर राय ली जाती है और उससे मतलब बात निकलवाने के लिए आपत्तिजनक ढंग से भी प्रश्न पूछने लग गए हैं पत्रकार। तो हालांकि ये थोड़ा गलत होता जा रहा है, लेकिन ये भी साक्षात्कार का एक नया स्वरूप है। लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की निजता का हनन उसमें नहीं हो। इस प्रकार देखो, आज हमने साक्षात्कार का अर्थ जाना, साक्षात्कार की क्या परिभाषा होती है, साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं, साक्षात्कार का इतिहास कैसा है, वर्तमान स्वरूप में साक्षात्कार कैसे पहुंचा और मुद्रित माध्यमों के लिए साक्षात्कार लिखते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए साक्षात्कार लिखते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इनके अलावा एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन से गुण होने चाहिए, इन सभी बातों का हमने अध्ययन किया। तो साक्षात्कार लेने की कला, ये जो तीसरा अध्याय था अपना, वो इस एक ही वीडियो में अपना पूरा हुआ। तो आप जरूर देखें इस वीडियो को और साथ साथ में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। और देखो, वीडियो ज़्यादा विस्तृत नहीं हो इसके लिए मैंने कुछ बातों को शॉर्ट में समझाया है। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या मुझसे वैसे फ़ोन कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उसकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अपने सहपाठियों को इसका लाभ मिल सके।